तो बहुत सारे लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं कि ये जानने में कि इनका भाई चल क्या रहा है फाइनेंशियली, तो उनको सफिशिएंट और रिलायबल इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। जिंदा रहने से कुछ नहीं होता, कमाना भी तो है, सिर्फ बिजनेस डूब नहीं रहा, बाकी तो चल ही रहा है। तो ऐसे भी इन्वेस्टर को फायदा नहीं होगा, इसलिए वो प्रॉफिटेबिलिटी भी देखते हैं। कंपनी जो होती है, बेसिकली हम पब्लिक कंपनी की बात करते हैं, जो अपने आप को लिस्ट कराते हैं स्टॉक मार्केट पे, और स्टॉक मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो वो भी ये देखता है कि भाई ये हमारे यहाँ पे लिस्ट होने लायक है या नहीं, क्योंकि इसकी भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं और बहुत सारी फाइनेंशियल चीज़ें देखनी पड़ती है। क्योंकि यही तो रेगुलेट करे फाइनेंशियल मार्केट को। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमन मेहता और मैं आपका स्वागत करता हूँ अड्डा 24/7 के इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे। तो अब हम करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, वो भी वन शॉट में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और बहुत ही प्यारा चैप्टर है, थियोरेटिकल है और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जो आगे चल करके हमारा चाहे वो अकाउंटिंग रेशियोज हो या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट हो, ऐसे चैप्टर्स में हमारी मदद करता है, क्योंकि इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और वहां पे इसके वजह से न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व होते हैं। तो थियरी को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी होती क्या है, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। तो सबसे पहली चीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर समराइज्ड स्टेटमेंट्स। क्या है बेटा? समराइज्ड स्टेटमेंट। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा तो आपको बताया जाता है कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। तो बेटा ये समराइजिंग वाला पोर्शन चल रहा है इस टाइम, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है बेटा? समराइज स्टेटमेंट है ऑफ अकाउंटिंग डाटा। जो भी अकाउंटिंग डाटा है उसको समराइज करते हैं, प्रिपेयर्ड बाय इंटरप्राइज। जो बिजनेस है वो प्रिपेयर कर रहा है, यानी बिजनेस के बिहाफ पर अकाउंटेंट प्रिपेयर कर रहा है। एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग प्रोसेस। तो ये कब होते हैं? जब अकाउंटिंग प्रोसेस एंड होती है तब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं। तो कंपनी के बारे में बात करें, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है? बैलेंस शीट आती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आता है, नोट्स टू अकाउंट्स आते हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी आता है और कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आती हैं। इसमें से आपने बैलेंस शीट सुनी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सुना है। कंपनी के केस में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, ठीक है। अकाउंट के फॉर्म में नहीं, स्टेटमेंट के फॉर्म में पीएल बनाया जाता है। फिर नोट्स टू अकाउंट आते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, इक्विटी के अंदर जो भी चेंजेस आते हैं उसके लिए स्टेटमेंट बनाई जाती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश का आना कैश का जाना, उसके लिए स्टेटमेंट बनाई जाती है, ठीक है। तो अब तो ये चीजें हो गई। अब इसके बहुत सारी चीजें पढ़ने, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है हमें। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? दे रिलेट टू पास्ट पीरियड। सबसे पहली चीज ये आती है कि भाई जब हम अकाउंटिंग प्रोसेस के एंड में बना रहे हैं, तो जो मतलब साल भर काम होता आया है, यानी पास्ट है हमारा, तो शुरुआत से अकाउंटिंग ईयर के 1 अप्रैल से जो जो काम हुआ है, जितने भी एक्सपेंसेस, इनकम, असेट खरीदी बेची, लायबिलिटी आई, सब कुछ, उन सब को, उन पास्ट डाटा को, पास्ट पीरियड डाटा को यूज किया जाता है। और ये क्या है बेटा? पास्ट पीरियड एंड दस रिलेट टू पास्ट पीरियड एंड दस आर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। क्या होगा बेटा? ये इस वजह से इनको हम हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट बोलते हैं, ठीक है। दे एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। यहां पर बताया जाता है कि भाई ये मॉनेटरी टर्म्स में, तो अकाउंटिंग होती ही मॉनेटरी टर्म्स में। दे शो फाइनेंशियल पोजीशन थ्रू बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट के थ्रू ये क्या करते हैं बेटा? फाइनेंशियल पोजीशन को शो करते हैं। एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसे शो करते हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी जिसको हम प्यार से अब आगे क्या बोलेंगे? SPL, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो भाई फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट से, और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में प्रॉफिट कमाया या लॉस हुआ, वो SPL के थ्रू दिखाते हैं, ठीक। इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सबसे पहले आता है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल डाटा ऑन इकोनॉमिक रिसोर्सेज। तो बेटा इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्या होते हैं बेटा? हमारी असेट्स होती हैं, और ऑब्लिगेशन क्या होती है बेटा? हमारी लायबिलिटीज होती हैं। तो इससे रिलेटेड हमें फाइनेंशियल डाटा प्रोवाइड करते हैं। किसका फाइनेंशियल डाटा बेटा? इंटरप्राइज का। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्निंग कैपेसिटी, ये हमारी अर्निंग कैपेसिटी के बारे में बताते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे क्या बात हो रही है? यहाँ पे तो भाई बैलेंस शीट वाली बात हो रही है, और यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस यानी SPL की बात हो रही है, ठीक है। तो अर्निंग कैपेसिटी मतलब प्रॉफिट कमा सकते हैं, कितना कमा सकते हैं, लॉस होगा क्या क्या होगा, तो हमारी अर्निंग कैपेसिटी को दर्शाता है SPL के थ्रू, ठीक। टू प्रोवाइड सफिशिएंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन, ठीक है, पर्याप्त और विश्वसनीय जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, वो प्रोवाइड करवाते हैं टू वेरियस पार्टीज इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बहुत सारे लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं कि ये जानने में कि इनका भाई चल क्या रहा है फाइनेंशियली, तो उनको सफिशिएंट और रिलायबल इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। टू प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ द बिजनेस, के जो बिजनेस की वर्किंग है, काम काज है उनका, उसका सही उल्लेख करते हैं, यानी ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा सकते हैं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट से।
ओके फिर आता है टू सर्व एज द बेसिस फॉर फ्यूचर प्लानिंग, और ये जो पास्ट में हुआ उसको हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं ताकि हम आगे के लिए भी अनुमान लगा सकें कि भाई फ्यूचर में हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, अभी तक हमने जो किया उससे क्या फल निकला। ठीक है, अच्छा फल निकला तो इस चीज को कंटिन्यू करके इसको और इंप्रूव करेंगे, और अगर सही नहीं रहा तो हम क्या करेंगे, अपनी जो पॉलिसीज हैं, जो हमारे तरीके हैं, तौर तरीके काम करने के, उसको बदलेंगे। ठीक, एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस ऑपरेशन, और बहुत सारे ऑपरेशंस को हम इंप्लीमेंट कर पाते हैं थ्रू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब हम उससे कुछ रिजल्ट निकालते हैं। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द कैश फ्लोज, अब भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट है तो कैश फ्लो का भी काम होगा और उससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी। टू हेल्प टू जज द इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट, और भाई इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि काम कौन कर रहा है बेटा, मैनेजमेंट कर रहा है। ठीक है, मेंबर्स अलग होते हैं, शेयर होल्डर्स अलग होते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अलग होते हैं, तो अल्टीमेटली चला कौन रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चला रहे हैं। तो इस वजह से जो परफॉर्मेंस निकल के आ रही है वो किसके मेहनत का, किसके एफर्ट का फल है, वो है मैनेजमेंट के। तो हम ये देखना चाहते हैं कि मैनेजमेंट इफेक्टिवली काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, तो किससे पता चलेगा बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलेगा। टू डिस्क्लोज वेरियस अकाउंटिंग पॉलिसीज, और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करती है, बहुत सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज को डिस्क्लोज भी करती है। आई होप यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और बेटा कोई भी प्रॉब्लम रहे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, आपका पूरा अधिकार है, यहां पे आप पढ़ने आते हैं, आप इस फैमिली का हिस्सा हैं। ठीक, चलिए तो फिर बात करते हैं नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नेचर क्या है, तो सबसे पहला रिकॉर्डेड फैक्ट है, ये नेचर में ही काउंट होगा। ठीक है, रिकॉर्डेड फैक्ट है, तो ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, क्योंकि ये जो काम होता है वो किसके बेसिस पे होता है, एविडेंस के बेसिस पे होता है। एविडेंस क्या होता है बेटा, एविडेंस होते हैं जो भी वाउचर्स होते हैं, जो भी सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं, यानी बिल्स वगैरह, कि भाई कोई ट्रांजैक्शन हुई है तो उसका बिल तो होता होगा ना। ठीक है, बिल है तो ट्रांजैक्शन हुई है, अगर आपने 1 लाख रुपए भी खर्च कर उसका आपका पास बिल नहीं है तो हम नहीं मानेंगे। तो दैट मीन्स कि रिकॉर्डेड फैक्ट पे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट चलती है। फिर आता है कन्वेंशंस, अवधारणाएं। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो बहुत सारी अवधारणाएं हैं, ऐसे मतलब लगा लो कि ऐसी बहुत सारी चीजें जिनको मान करके हम काम करते हैं, जो हमारे क्या कहते हैं उसूल हैं। कंजर्वेटिज्म भी उनमें से एक है, जैसे इसका एग्जांपल हमने लिया, इसको हम प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। इसमें हमें बताया जाता है कि जो भी हमारे साथ गलत हो सकता है वो होगा। दैट मीन्स कि अगर आपको फ्यूचर में कहीं लॉस दिखाई दे रहा है ना, अगर आपको फ्यूचर में कहीं लॉस दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब उसको आज ही कंसीडर कर लो कि वो तो हमारे साथ होगा ही। लेकिन अगर कोई फ्यूचर में आपको लगता है कि इनकम हो जाएगी तो तब तक मत मानो जब तक कि वो हो ना जाए। ठीक है, तो ये होती है कंजर्वेटिज्म अप्रोच, ये होता है प्रूडेंस कंसेप्ट, और ये एक तरह की कन्वेंशन अवधारणा है। ठीक है, चलन है बिजनेस में कि इसी तरह से हम अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी कन्वेंशन है, इस वजह से हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो नेचर है वो भी चेंज होता है। ठीक है, तो अकाउंटिंग कंसेप्ट, बहुत सारे अकाउंटिंग कंसेप्ट है, जैसे गोइंग कंसर्न है, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन में से एक है ये गोइंग कंसर्न। ठीक है, और क्या होती है, कंसिस्टेंसी होती है, एक्रूअल कंसेप्ट होता है। तो यहाँ पर क्या है, गोइंग कंसर्न का अगर मैं आपको समझाऊं क्या होता है, गोइंग कंसर्न आपने 11th क्लास में शायद पढ़ा हो अच्छे से। गोइंग कंसर्न का मतलब होता है कि जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं वो फ्यूचर में कंटिन्यू चलता ही रहेगा। हम नियर फ्यूचर में कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लेंगे जिसकी वजह से हमें अपने बिजनेस को क्लोज डाउन या स्केल डाउन करना पड़े। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को बोलते हैं गोइंग कंसर्न। कंसर्न मतलब अब हमारे बिजनेस की बात हो रही, गोइंग मतलब ये चलता रहेगा। ठीक, फिर पर्सनल जजमेंट से भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नेचर बदलता है। अब जैसे ये जो मेथड है डेप्रिसिएशन का, ये हमारे ऊपर छोड़ा जाता है अकाउंटेंट के ऊपर कि आप खुद सोचो आपके हिसाब से क्या मेथड बेस्ट रहेगा, आपको स्ट्रेट लाइन मेथड लगाना है या आपको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड लगाना है, जो भी आपको सूटेबल लगे। तो ये पर्सनल जजमेंट, मुझे मान लो पसंद है भाई रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, मैं वो लगा रहा हूँ, लेकिन लगाना चाहिए स्ट्रेट लाइन मेथड, तो हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसके अंदर उसका इंपैक्ट दिखने लग जाएगा, तो उस वजह से उसका नेचर बदल जाएगा। ठीक है, ओके। फिर सोर्स ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ये जो इन्फॉर्मेशन आप ला रहे हैं उसका सोर्स क्या है, तो ऑन द बेसिस ऑफ इट conclusions are drawn about the profitability and the financial position। ठीक, तो जो इंफॉर्मेशन का सोर्स है उसी के बेसिस पे प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। जैसा मैंने आपको अभी बताया, रिकॉर्डेड फैक्ट्स हैं और वही तो सोर्स है, सोर्स की बात कर रहे हैं। अगर सोर्स रिलायबल नहीं है हम उसको मानने से मना कर दें, एक्चुअल में वो चीज़ हुई हो या ना हुई हो। ठीक, फिर आगे आता है इसेंशियल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसी क्या चीज़ें हैं जो जरूरी ही हैं, बिल्कुल होना ही चाहिए, तो उसके बिना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बोल सकते। तो फिर आता है एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। भाई ये तो होना ही चाहिए ना, तभी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फायदा है, अदरवाइज बना ही क्यों रहे हैं।
तो इट शुड डिस्क्लोज द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन एंड द वर्किंग ऑफ द बिजनेस। ठीक, तो यहां पर क्या भाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो होती है बढ़िया वाली जो डिस्क्लोज करते फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। फैक्ट है भाई, ऐसे झूठ मूठ नहीं है, गोल घुमा के बात नहीं कर रहे। किसके बारे में? फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में और बिजनेस की वर्किंग के बारे में। तो पहले तो एक्यूरेट होना चाहिए, दूसरा अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगा समझ में ही नहीं आएगा, फिर फायदा क्या है। ठीक, तो इट शुड बी प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसको हम प्यार से बोलते हैं जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, शॉर्ट में बोले तो गैप। ठीक है, क्लास 11th। फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग, तो भाई ये क्या है? एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये एक प्रिंसिपल्स हैं जो पूरे के पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड वाइड जो है वो एक्सेप्टेड हैं, जिसके थ्रू क्या बनते हैं बेटा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है, अकाउंटिंग की जाती है। ठीक, अगर आप वो फॉलो नहीं करेंगे तो नॉर्मली, अब भाई डेबिट और क्रेडिट ही जानता हूं मैं, अगर मैं किसी और तरह की, किसी और दुनिया की अकाउंटिंग देखूंगा, मुझे कैसे समझ में आएगा? क्योंकि हमारी दुनिया में तो डेबिट क्रेडिट और ये जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं वही सिखाया गया है। तो पूरे वर्ल्ड में अकाउंटिंग एक जैसी होती है एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, तभी वो चीज अंडरस्टैंडेबल बन पाती है। और जो चीज अंडरस्टैंडेबल है उसी का तो फायदा है, जो समझ ही नहीं आ रहा उसका क्या फायदा। ठीक है, साउथ इंडियन मूवी देखो, मलयालम में देखो, तमिल में देखो, आपको नहीं आती तो आपको फिर कोई फायदा भी नहीं उस चीज का। ठीक है, फिर बात करते हैं कंपैरेबल। तो जो भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं वो कंपैरेबल होनी चाहिए, क्योंकि जब हम डिसीजन लेते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखने के बाद, तो वो हम तभी ले पाते हैं, या तो हम बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन ले रहे हैं तो हम देखेंगे इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट और पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसी थी, तो अल्टीमेटली वी आर कंपेयरिंग। तो अगर कंपेरेबल ही नहीं होगा तो कंपेयर नहीं हो पाएगा, तो हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे। और अगर हम बात करते हैं कि भाई हम कंपैरिजन कर रहे हैं किसका? हम कंपैरिजन कर रहे हैं हमारे बिजनेस का और सामने वाले के बिजनेस का, तो उन दोनों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो देखूंगा ना मैं, कि उसको सामने वाले बिजनेस को इस साल इतना प्रॉफिट हुआ, उनका पीएल अकाउंट देखूंगा कैसे हुआ, कैसे करना चाहिए, हमारा क्या हुआ। तो वो कंपैरिजन ही नहीं हो पाएगा अगर हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो कंपेरेबल नहीं, तो फिर तो बेकार हो जाएगा। तो इट डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन इन अ मैनर दैट द यूजर कैन कंपेयर द इंफॉर्मेशन ऑफ द सेम एंटिटी ओवर द ईयर्स, यानी इंट्रा फर्म कंपैरिजन, यानी खुद से कंपैरिजन जो मैंने आपको बताया, एंड ऑल्सो कंपेयर द रिपोर्टिंग कंपनीज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विद दैट ऑफ अदर कंपनीज, जिसको हम बोलते हैं इंटर फर्म कंपैरिजन। ठीक है, तो कंपैरेबल होना चाहिए, ऐसा कुछ मत बनाओ कि कंपैरिजन ही ना हो पाए, और वो उसके लिए भी एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल लगेंगे। फिर इसके आगे आता है वेरीफाइबल। आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? जिसको आप वेरीफाई कर सको कि एक्चुअल में सही है भी या नहीं है। ठीक है, तो यहां पर इंफॉर्मेशन होती है जो डिस्क्लोज की जाती है बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी वेरीफाइबल फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी, कि भैया आपने अगर फाइनेंशियल मतलब आपने प्रॉफिट एंड लॉस में अगर कुछ चीज डाली, एक्सपेंस डाला है, तो एक्सपेंस का ट्रायल बैलेंस में था या नहीं था। ट्रायल बैलेंस में है तो क्या किस लेजर से उठाया वो चेक करेंगे। फिर लेजर में दिखाई दिया तो इसके सारे लेजर की जितनी भी ट्रांजेक्शन लेजर पोस्टिंग हुई है उसकी जर्नल एंट्री जाकर चेक करेंगे। जर्नल एंट्री हुई है तो फिर जाकर चेक करेंगे कि भाई इसका सोर्स डॉक्यूमेंट है या नहीं है। तो पूरा वेरीफाई कर सकते हैं और पूरा वेरीफाई करना भी चाहिए। ठीक है, फिर आता है रेलिवेंट। कैसी होनी चाहिए बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट? रेलिवेंट होनी चाहिए। तो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द लीगल रिक्वायरमेंट। ठीक है, लीगल रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाओगे तो वो रेलिवेंट हो जाएगी। बोलते हैं कि भाई कंपनीज एक्ट 2013 का शेड्यूल 3 फॉलो करके ही आपको ये स्टेटमेंट्स बनानी है, तो भाई बनानी है, अदरवाइज वो रेलिवेंट नहीं रह जाएगी, क्योंकि वो फॉर्मेट बताते हैं, वो हर तरीके से बताते हैं किस तरीके से जो आप डिस्क्लोज कर रहे हैं वो फिर ज़्यादा यूजफुल बन पाता है। अब जो चीज़ यूजफुल ही नहीं है, रेलिवेंट ही नहीं है, फिर उसका फायदा नहीं होगा। ठीक, फिर आता है टाइमलीनेस। टाइम पे काम अगर हो जाए ना तब समझ में आता है। आपने 12th का एग्जाम दिया, उसके बाद आपकी 12th की पढ़ाई चल रही है, तो आपने 12th का एग्जाम दिया कैसा होगा सोचो। तो चीज़ें टाइम से होनी चाहिए, ऐसा नहीं सिर्फ चीज़ें हो जाए। दैट मीन्स के एफिशिएंसी भी होनी चाहिए, सिर्फ इफेक्टिवनेस से काम नहीं चलेगा। तो इट शुड बी प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड विद इन अ रीजनेबल पीरियड आफ्टर द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। तो कहने का मतलब कि ये प्रिपेयर और प्रेजेंट कैसे किए जाएंगे? विद इन अ रीजनेबल पीरियड, के साल भर का, 1 साल भर का। मैंने क्या करा? मैंने अकाउंटिंग ईयर क्लोज ही नहीं करा, मैंने 1 अप्रैल 2020 को शुरू करी अकाउंटिंग और 31 मार्च 2050 को मैं एंड कर रहा हूं। तो आप खुद सोचो, जो इस पीरियड के एंड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी
वो कितनी आउटडेटेड हो चुकी है। अगर यही हम एक एक साल की अकाउंटिंग करते और हमें इन्फॉर्मेशन टाइमली मिलती तो हम अपने डिसीजन को चेंज करते रहते, अपनी पॉलिसीज को चेंज करते रहते फॉर द बेटरमेंट, फॉर मोर एफिशिएंसी ऑफ अ बिजनेस। तो ये सारी चीज़ें टाइमलीनेस के अंदर आती हैं कि जब टाइम ही बीत चुका है तो फायदा क्या। तो हमें उतने ही टाइम रेलेवेंट होकर के काम करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, विद इन अ रीजनेबल पीरियड हमें ये सारी चीज़ें प्रिपेयर और प्रेजेंट करनी है आफ्टर द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, अदरवाइज इट में लूज द रेलिवेंसी। तो इसका फायदा ही नहीं रह जाएगा, रेलिवेंट ही नहीं रह जाएगी। ठीक, बिकॉज ऑफ डिले कॉज्ड इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ सच इंफॉर्मेशन। ठीक, तो ये भी यहाँ पे कंप्लीट होता है एसेंशियल्स जो हम पढ़ रहे थे। इसके बाद आता है इंपॉर्टेंस की, क्या जरूरी क्या है इसके, क्या जरूरत है इसकी। तो गैप्स बिटवीन द मैनेजमेंट परफॉर्मेंस एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ ओनर कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो भाई जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस और एक्सपेक्टेशंस ऑफ ओनर, मालिकों की उम्मीदें, इन दोनों के बीच में जो गैप है वो हम समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई हर चीज़ का जैसे बजट डिसाइड होता है तो कंपनीज के अंदर भी बजट होते हैं कि भाई इतना खर्चा करेंगे, इतना खर्चा करेंगे, और ये हमारे टारगेट्स हैं, ये हमारे स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, ये शुरुआत में हो जाता है, फिर काम करना शुरू करते हैं साल खत्म होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है। तो वो जो एक्सपेक्टेशन शुरू में करी थी और जो रिजल्ट एंड में निकल के आया, इससे पता चलता है कि मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस और ओनर की एक्सपेक्टेशन में कितना फर्क है, गैप कितना है। और ये आप मैनेजमेंट में भी पढ़ते हैं, इसको क्या बोलते हैं बेटा, वेरिएंस बोलते हैं। ठीक है, ओके। फिर सेकंड पॉइंट आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड बेसिक इनपुट फॉर इंडस्ट्रियल टैक्सेशन एंड अदर इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट एज दीज पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। अब देखो क्या है कि गवर्नमेंट कानून निकालती है, बहुत सारी पॉलिसीज निकालती है, उसको फुलफिल करना पड़ता है, काम तो करना ही पड़ता है। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये उन चीज़ों को भी फुलफिल करती है, उनके लिए बेसिक इनपुट देती है, इन्फॉर्मेशन देती है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं इनकम टैक्स की या जीएसटी की, तो भाई इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी का इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए हमारी ही तो फाइनेंशियल पोजीशन, हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखनी पड़ेगी ना, बिना देखे कैसे पता चलेगा। तो हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो इस चीज़ में भी मदद करती है, इंडस्ट्रियल टैक्सेशन में भी, और बाकी कोई इकोनॉमिक पॉलिसी आ जाए तो उसमें भी। जैसे भाई लेबर लॉ होते हैं, तो हम अगर कंपनी खोल के बैठे हैं और कंपनी में बहुत सारे लेबर्स हैं, तो वो लॉ भी हमारे ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है, और वो एप्लीकेबल हो रहा है तो हमें इन्फॉर्मेशन तो देनी पड़ेगी ना। अब भाई हमारे पास लेबर जो है उसकी इतनी मात्रा है, मान लो हमारे पास 200 लेबर है, तो जो लेबर लॉ एप्लीकेबल हो रहा है वो मान लो जिसके पास 50 से ज़्यादा है उस पर अप्लाई हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ मेरे पास तो 49 है लेबर, तो मेरे पे अप्लाई नहीं होगा। तो हमने कहीं ना कहीं डिस्क्लोज किया है, हमने बताया है, तो हमें इन्फॉर्मेशन देनी होती है, तब जाकर बहुत सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज भी हम पे लगती हैं। ठीक, फिर आता है अब बाकी को, सर कोई ना बताए तो, अरे भाई फिर तो वो चोरी चकारी हो गई ना, तो गलत चीज़ें तो सिखा नहीं रहा मैं आपको, मैं सही सही बात बता रहा हूँ। तो फिर आता है थर्ड पॉइंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर्म्स द बेसिस फॉर ग्रांटिंग क्रेडिट। अब भाई जो भी बिजनेस है वो लोन लेना चाहेगा, क्रेडिट लेना चाहेगा, तो उसके लिए भाई उसको, उस इंस्टीट्यूशन को, उस बैंक को क्या दिखाना पड़ेगा, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन दिखानी पड़ेगी, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी, जिससे वो आकलन कर पाए, जिससे वो माप पाए कि भाई ये जो बिजनेस है ये हमें रीपे जरूर कर सकता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही वो चीज़ें पता चल पाती हैं। फोर्थ पॉइंट आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प्स द इन्वेस्टर टू असेस लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। तो भाई जो इन्वेस्टर है, जो पैसा लगा रहा है हमारे बिजनेस में, उसको भाई ये भी तो असेस करना है कि भाई लंबे समय तक मुझे इस बिजनेस में फायदा होगा नहीं होगा, ये शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी इनकी है या नहीं है, एज वेल एज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंसर्न। ठीक है, तो भाई सॉल्वेंसी का तो मतलब हो गया कि भाई अपने डेट को चुका पा रही है, यानी जिंदा रह सकती है, बट साथ साथ हमें प्रॉफिटेबिलिटी भी देखनी है। जिंदा रहने से कुछ नहीं होता, कमाना भी तो है, सिर्फ बिजनेस डूब नहीं रहा, बाकी तो चल ही रहा है, तो ऐसे भी इन्वेस्टर को फायदा नहीं होगा, इसलिए वो प्रॉफिटेबिलिटी भी देखते हैं। फिर आता है फिफ्थ पॉइंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प्स ट्रेड एसोसिएशन फॉर वेरियस पर्पस सच एज प्रोवाइडिंग सर्विस एंड प्रोटेक्शन टू देयर मेंबर्स। ठीक, अब बहुत सारी ट्रेड एसोसिएशन होती हैं, जैसे आप किसी मार्केट में जाएंगे तो वो मार्केट वालों की ना एसोसिएशन होती है, तभी वो मार्केट पूरी रेगुलेट हो पाती है। नहीं तो अगर एक दुकान का अपने आप से ही मतलब होगा, दूसरे वाली दुकान से मतलब ही नहीं होगा, तो फिर वो काम नहीं कर पाएंगे। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बहुत काम आती हैं, तो ट्रेड एसोसिएशन भी इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज़ करती है, और इस वजह से भाई बहुत सारी चीज़ें इनको प्रोवाइड की जा सकती है, बहुत सारी सर्विसेज, प्रोटेक्शन।
ठीक है, जैसे अगर हर जगह पे लगभग सदर मार्केट होती है, ठीक है, सदर मार्केट में जाओगे, दिवाली, होली, जो भी फेस्टिवल होता है, कितनी भीड़ होती है, तो वहाँ पे भाई जो एसोसिएशन होती है वही पूरे प्रोटेक्शन वगैरह का इंतजाम करती है, वही वहाँ के पुलिस स्टेशन जा करके बोलती है कि भाई यहाँ पर इतनी भीड़ होगी और इतना जगह ऑक्यूपाई हो रहा है, तो प्लीज़ आकर के ये इंतजाम करवाए जाएँ। ठीक, फिर बात करते हैं आगे लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लिमिटेशन क्या है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो कमियां होंगी, कुछ ना कुछ तो बुराइयां होंगी। तो सबसे पहली बुराई तो देखो यहाँ पे आ रही है, द इन्फॉर्मेशन गिवन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज हिस्टोरिकल। ठीक है, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर से लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पे तो सारी बातें पुरानी है। तो सारी पुरानी बातें होती हैं, ओके, डज नॉट रिफ्लेक्ट द फ्यूचर, ये फ्यूचर को रिफ्लेक्ट नहीं करता, इससे बस फ्यूचर प्रिडिक्ट करने में थोड़ी मदद मिल जाती है, प्लान करने में मदद मिल जाती है, बट बात तो पुरानी होती है। ठीक है, पुरानी बातें करके क्या कर लोगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द आउटकम ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बेटा, किसका रिजल्ट है, आउटकम है अकाउंटिंग कंसेप्ट का, कन्वेंशन का, कंबाइंड विद द पर्सनल जजमेंट, कि भाई कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कुछ अवधारणाएं हैं और हमारी बुद्धि है, इन तीनों को मिक्सचर करके तब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है। और जो पर्सनल जजमेंट होती है वो कुछ भी हो सकती है। अब जिसका जितना स्किल होगा, जितना इंटेलेक्ट होगा, उतना ही तो वो अच्छा सोच पाएगा। तो पर्सनल जजमेंट का डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, तो ये एक लिमिटेशन है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, बहुत सारी अलग अलग अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस पे है। ठीक है, प्रॉफिट अर्न और लॉस सफर्ड विल बी डिफरेंट अंडर डिफरेंट अजम्पशंस। तो जो अलग अलग हम अजम्पशन मान रहे हैं उसकी वजह से अलग अलग आपके प्रॉफिट या लॉस निकल सकते हैं। और इस वजह से जब हम अलग अलग कर रहे हैं तो कंपेरेबल तो है वो, लेकिन कंपैरिजन में थोड़ी बहुत तो कमी आ गई ना, क्योंकि हमने अलग अलग चीज़ें फॉलो कर ली। अब कुछ तो हमें फ्री छोड़ना पड़ेगा, सबको नहीं बोल सकते सिर्फ एक ही मेथड फॉलो करना है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो पर्सनल जजमेंट का इंपैक्ट आपको इस पॉइंट में भी देखने को मिला। फिर आता फोर्थ पॉइंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इग्नोर द क्वालिटेटिव एलिमेंट। ये तो साफ साफ आपको दिख रहा है कि भाई आपने एक एम्प्लॉय, दो एम्प्लॉय थे, उसको दोनों को 20-20 हज़ार रुपये सैलरी दी, लेकिन दोनों के काम में फर्क तो होगा। क्वालिटी किसकी अच्छी थी, प्रोडक्शन मान लो दोनों ने ही अच्छा करा, ठीक है, लेकिन पॉइंट ये है कि क्वालिटी किसकी अच्छी थी वो मैटर करता है, और क्वालिटी कोई देख नहीं रहा अकाउंटिंग में, वहां पे सिर्फ पैसों में बातें की जा रही हैं। ठीक है, इट इग्नोर्स द प्राइस लेवल चेंजेस। प्राइस लेवल चेंजेस भाई हम अकाउंटिंग करते हैं, पूरे साल भर करते हैं, लेकिन रेट बदलता रहता है, उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता। प्राइस लेवल चेंजेस ऑफ प्रेजेंट मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट एज डिफरेंट एसेट आर शोन एट द हिस्टोरिकल कॉस्ट। अगर मैंने 10 साल पहले एक बिल्डिंग खरीदी थी, ठीक है, अब उसकी तो मार्केट वैल्यू चेंज हो गई होगी ना, ठीक है, मार्केट वैल्यू चेंज हो गई है, लेकिन मैं तो हिस्टोरिकल कॉस्ट को ही शो कर रहा हूं, तो वहां पर क्या कहते हैं वो चीजें सही तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही है, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ओके, अब बात करते हैं यूजर इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो अभी हम पढ़ रहे थे इतनी सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो उससे रिलेटेड यूजर कौन कौन से होते हैं, उसकी दो कैटेगरी, एक है इंटरनल यूजर, एक है एक्सटर्नल यूजर। ठीक है, इंटरनल यूजर अंदर के लोग, एक्सटर्नल यूजर बाहर के लोग। इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत नहीं पड़ी। ओनर को आप जानते ही हो, मैनेजमेंट को आप जानते ही हो, एम्प्लॉइज को आप जानते ही हो। ओनर को क्या चाहिए होता है, ओनर को चाहिए होता है कि भाई कितना अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं नहीं कमा रहे हैं। मैनेजमेंट को ये चाहिए होता है कि भाई जो हम काम कर रहे हैं उससे जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको हम कैसे बेटर करें, किस तरीके से हम बिजनेस को आगे अच्छे से चला पाएंगे। एम्प्लॉइज को अपना बोनस कमीशन वगैरह देखना होता है, ताकि उनको पता चले कि भाई जो हम काम कर रहे हैं वो उससे मुझे इंसेंटिव मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। फिर बात करते हैं एक्सटर्नल यूजर की, बाहर के लोग, बैंक हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, ये हमें लोन वगैरह देते हैं, क्रेडिट देते हैं, तो इसलिए उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक बार चेक करनी पड़ती है। प्रेजेंट एंड फ्यूचर इन्वेस्टर, जो अभी हमारे इन्वेस्टर है वो तो भाई हमारी फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे ध्यान दे ही रहे हैं, लेकिन जो फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं हमारे पास, तो उनको भी क्या कहते हैं हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखनी होती है। फिर आता है क्रेडिटर्स और सप्लायर, तो भाई जिससे हमारे डे टू डे काम चल रहा है, जैसे स्टॉक आ रहा है, रॉ मटेरियल आ रहा है, अब वो भी देखता है कि भाई इनका बिजनेस सही चल रहा है नहीं चल रहा, पता चले अभी तक तो बढ़िया चल रहा है, आज मैं सामान देकर जाऊं, अगले दिन मैं भी लुट जाऊं, और ये तो जाएंगे ही जाएंगे। गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज, मैंने आपको जैसा एग्जांपल दिया, जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स हो गया, या बहुत सारे लॉज होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो आते हैं, तो जो उनकी अथॉरिटीज होती हैं उनको बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ती है ऑन द बेसिस ऑफ आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, अब कंपनी की बात चल रही है तो भाई ये बात तो होगी, कंपनी जो होती है बेसिकली हम पब्लिक कंपनी की बात करते हैं, जो अपने आप को लिस्ट कराते हैं स्टॉक मार्केट पे, और स्टॉक मार्केट को रेगुलेट कौन करता है, सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो वो भी ये देखता है कि भाई ये हमारे यहाँ पे लिस्ट होने लायक है या नहीं, क्योंकि इसकी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, और बहुत सारी फाइनेंशियल चीज़ें देखनी पड़ती है, क्योंकि यही
यही तो रेगुलेट करे फाइनेंशियल मार्केट को। फाइनेंशियल मार्केट में आ करके अगर कंपनी पैसा लेकर के चली जाएगी और बाद में पता चले कि इन्होंने तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखी नहीं, कंपनी पैसा लेकर चली गई और दोबारा देखी नहीं रही, तो ये भी दिक्कत है। कंज्यूमर हो गए, कस्टमर हो गए, ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे नज़र रखते हैं कई बार। वैसे तो नॉर्मली आपको लगता होगा हम कहाँ देखते हैं, ठीक है, तो हाँ बिल्कुल आप नहीं देखते, लेकिन जो अवेयर होते हैं लोग, पब्लिक, वो ज़रूर देखते हैं ताकि वो डिसीजन ले सके कि भाई इस बिजनेस के प्रोडक्ट को कंज्यूम करना है या नहीं करना है। ठीक, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है। बैलेंस शीट में आपको दिखा रहा हूँ, और बैलेंस शीट इतनी बड़ी है कि एक स्लाइड में आपको दिखाई नहीं देगी, तो आपको ये बहुत छोटा छोटा दिखाई दे रहा, तो एक बार इसका थोड़ा सा जुगाड़ करते हैं। ठीक है, इसका थोड़ा सा जुगाड़, हाँ जी। तो अब आपको डिटेल में समझाया जाएगा, डिटेल में समझाया जाएगा किस तरीके से भाई ये चीजें काम करती हैं। तो भाई ये है बैलेंस शीट। इसके अंदर सबसे पहले तो पर्टिकुलर का कॉलम आ रहा है, फिर नोट्स का कॉलम आ रहा है। जूम करके दिखाएं। ओ रुको, पर्टिकुलर का कॉलम आ रहा है, नोट्स का कॉलम आ रहा है। जो नोट्स टू अकाउंट है यहाँ पे नंबर लिखे जाते हैं, फिर बाहर नोट्स टू अकाउंट बनते हैं, फिर फिगर्स लिखे जाते हैं करंट रिपोर्टिंग पीरियड के, यानी इस साल का जो भी डाटा है, कितना अमाउंट चल रहा है, और प्रीवियस ईयर क्या था वो देखा जाता है। ठीक है, अब देखो ये वर्टिकल फॉर्मेट में बनती है और ये शेड्यूल 3 के हिसाब से बनती है। तो सबसे पहले बेटा पहली हेडिंग आती है, वो आती है इक्विटी एंड लायबिलिटी। क्या आती है बेटा? इक्विटी एंड लायबिलिटी आती है, यानी ये आपकी लायबिलिटी साइड है। अब ये वर्टिकल बन रही है, तो इसके दो साइड नहीं है, वर्टिकल बन रही है एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ओके, फिर इसके अंदर क्या आता है भाई? शेयर होल्डर फंड आता है। शेयर होल्डर फंड मतलब शेयर होल्डर का जो भी पैसा है, तो उन्होंने क्या किया, शेयर कैपिटल दी है, जो भी प्रॉफिट्स होते हैं उससे रिजर्व बनते हैं, सरप्लस बनते हैं। तो भाई ये भी चीज़ें क्या हो गई, ये भी इन्हीं का पैसा हुआ। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, तो शेयर वारंट के अगेंस्ट अगर कोई मनी है तो वो भी इनके ही पैसा है। तो ये सारी चीज़ें शेयर होल्डर फंड में आती हैं। ठीक है, यानी कैपिटल की जगह, जो आप नॉर्मली पार्टनरशिप बिजनेस या सोल प्रोप्राइटर में कैपिटल देखते थे, कैपिटल की जगह ये चीज़ आ गई। फिर शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट है, यानी ये वो है शेयर एप्लीकेशन जिनके अभी हमने अलॉटमेंट नहीं करी है, तो वो भी यहाँ पे आता है, हमारी लायबिलिटी है क्योंकि अभी पेंडिंग है, इनको अलॉट करना है। ओके, नॉन करंट लायबिलिटी यानी हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म सारी चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पे लायबिलिटी वाली। लॉन्ग टर्म बोरोइंग आ रही है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डेफर्ड का मतलब वो होता है बेटा जो 1 साल से जो पीरियड एक्सटेंड हो जाए, ऐसी टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो यहाँ पे नहीं आई वो यहाँ पे आ जाएगी, और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी इसी का पार्ट बनते हैं। तो सारी लॉन्ग टर्म चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं जो 12 महीनों से ज़्यादा एक्सीड करके जा रही है। फिर आता है करंट लायबिलिटी, यानी 12 महीने से कम में हो जाएगा जो भी पेबल। ओके, शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, यानी छोटे समय के लिए उधार लिया है। ट्रेड पेबल है, ट्रेड पेबल क्या होता है बेटा? क्रेडिटर्स प्लस बिल पेबल, तो उनको ट्रेड पेबल बोलते हैं। फिर आता है अदर करंट लायबिलिटी जो कहीं और नहीं जा रही है, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो ये बेटा हमारी क्या बन गई, यहाँ पर हमारी पूरी लायबिलिटी साइड मैंने आपको समझा दी, और इसके नोट्स बनते हैं बेटा। अब जैसे शेयर कैपिटल के बारे में बात करूँ तो शेयर कैपिटल का नोट मान लो 1 है। क्या दिखाओगे इसके अंदर? इसके अंदर ऑथराइज शेयर कैपिटल दिखाओगे, इशूड, सब्सक्राइब्ड दिखाओगे, और पेड अप दिखाओगे। ठीक, और वहाँ पे पूरा एकदम डिटेल में लिखा था, यहाँ पे रायता नहीं फैलाते, इस तरीके से इसको हमने बनाया है। ठीक, ओके। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आता है भाई? जितने भी तरह के रिजर्व आपने आज तक पढ़े हैं वो सबकी लिस्ट आ जाएगी, और सबका टोटल करके एक बार में यहाँ पे लिख देंगे। इतना कुछ लिखेंगे तो ज़्यादा बैलेंस शीट भरेगी, साफ साफ दिखाई नहीं देगा। बहुत ही तरीके से प्रेजेंट करना सिखाया है आपको कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 3 ने। तो यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आ सकता है? जर्नल रिजर्व आ सकता है, कैपिटल रिजर्व आ सकता है, अगर कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो सारी चीज़ें आ सकती हैं, आपने पढ़ी होंगी। प्रॉफिट एंड लॉस का जो प्रॉफिट है या लॉस है वो यहाँ पे दिखाई देता है, और उसका नेट अमाउंट हम नोट 2 बना करके यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको थोड़ा नोट्स टू अकाउंट के बारे में बताने की कोशिश करी। अब आगे बढ़ते हैं असेट साइड पे। असेट, तो यहाँ पे टोटल आएगा भाई, टोटल वही आएगा जो असेट साइड का भी आना चाहिए, तभी बैलेंस शीट आपकी सही है। असेट साइड में क्या आता है भाई? असेट साइड के अंदर सिर्फ 2 हेडिंग है, ठीक है, और उसके अंदर बहुत सारा मटेरियल है। तो नॉन करंट असेट यानी वो असेट जो 12 महीने से ज़्यादा तक होल्ड की जाएगी, तो उसमें सबसे पहले हेडिंग आती है फिक्स्ड असेट आती है। ठीक है, और अभी जहां तक सुनने में आया भाई फिक्स्ड असेट का नाम बदल करके प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कर दिया है। ठीक है, तो आगे फ्यूचर में जो भी चीज़ें होंगी मैं उसको उस हिसाब से अपडेट कर दूंगा यहाँ पे।
तो फिक्स असेट हो गई हमारी, इसके अंदर टेंजिबल आती है, इंटेंजिबल आती है। टेंजिबल असेट आपको पता है इसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे बिल्डिंग हो गई, लैंड हो गई, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया। इंटेंजिबल असेट गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ये सारी चीजें आती हैं। फिर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी असेट जो अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, जो कैपिटल नेचर की बड़ी है। फिर इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट, कोई ऐसी इंटेंजिबल असेट जो अभी डेवलपमेंट में है, जैसे कोई पेटेंट पे काम चल रहा है, रिसर्च होती है, रिसर्च होने के बाद पेटेंट बनता है। ओके, फिर आता है हमारा बी पार्ट, वो क्या है बेटा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो ये भी नॉन करंट, ये नॉन करंट असेट है और ये भी नॉन करंट असेट है, एक तरह की इन्वेस्टमेंट। ठीक है, डेफर्ड टैक्स असेट, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस और अदर नॉन करंट असेट्स। अब सर इसको याद कैसे करेंगे बेटा, शॉर्ट ट्रिक्स आप बना सकते हो इसके लिए, मैं कोई ऐसा शॉर्ट ट्रिक को प्रेफर नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि इतना कुछ याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें जो आपको दिखाई जा रही हैं वो सब कुछ नहीं आएगा आपके क्वेश्चन में, इनमें बहुत सारी चीज़ें गायब होंगी। ठीक है, तो पहली चीज़ तो यही हो गई। दूसरी चीज़, प्रैक्टिस करोगे अपने आप चीज़ें हो जाएंगी। ठीक, फिर आता है करंट असेट्स के बारे में हम बात करें तो करंट असेट्स के अंदर करंट इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंट्रीज मतलब आपका स्टॉक है, रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोग्रेस है और आपका फिनिश गुड्स है। ट्रेड रिसीवेबल यानी डेटर है, डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यानी कैश, बैंक, ये सारी चीजें मार्केटेबल सिक्योरिटीज इसमें आती हैं। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस और अदर करंट असेट, जो और कहीं नहीं आ रहा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो आई होप मैंने आपको यहाँ तक तो अच्छे से समझा दिया, ये हो गया क्लियर। अब इसके बाद अगर हम बात करें, फिर हमें पढ़ना है क्या बेटा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये भी बड़ा प्यारा सा है। ठीक, अब यहाँ पे भी वर्टिकल फॉर्मेट बना है और देखो ऑलमोस्ट सिमिलर हो रहा है। पर्टिकुलर्स हैं, नोट्स हैं, करंट ईयर का फिगर है और प्रीवियस ईयर का फिगर है, जैसे अभी हमने बैलेंस शीट में भी देखा तो वही है। और नोट्स भी सेम वैसे ही बनेंगे जैसे आपको वहां पे बताएगा, बस डिटेलिंग करनी है। नोट्स का मतलब क्या, डिटेलिंग करके बताना है। ठीक, ओके। फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सबसे पहली चीज, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है आपकी जो नेट सेल है, ठीक है, नेट सेल्स है वो यहाँ पे दिखाई जा रही है, तो उसको हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं, कंपनीज की जो अकाउंटिंग है उसके तरीके से। अदर इनकम का मतलब क्या, जो हमारा मेन काम है उसके अलावा, उससे जो इनकम आ रही है वो तो नेट सेल है, और उसके अलावा मान लो हमारा काम है मोबाइल बेचना, लेकिन हमने अपना जो ऑफिस है उसको रेंट पे भी चढ़ाया था, तो उससे रेंट आया या फिर कमीशन आई किसी चीज़ से, तो हमारा कमीशन लेने का काम नहीं है, स्टिल वी आर रिसीविंग द कमीशन, तो ये हमारी अदर इनकम है। तो यहाँ पे और यहाँ पे दिखाएंगे और टोटल करके हमारी क्या आ जाएगी, टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। और ये पिछले साल का होगा, पिछले साल के लिए भी ऐसे करके हम दिखा देंगे। फिर यहाँ पे इसके बाद एक्सपेंसेस आते हैं। देखो एक्सपेंसेस तो भर भर के हैं। एक्सपेंसेस के अंदर क्या है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, जो हमने मटेरियल कंज्यूम कर लिया पूरे साल भर में। परचेज ऑफ स्टॉकिंग ट्रेड, जो हमने स्टॉक खरीदा है। चेंज इन इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स यानी वो इन्वेंट्री जो फिनिश गुड्स बन गए, वर्क इन प्रोग्रेस बन गए, स्टॉकिंग ट्रेड है। एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस है, फाइनेंशियल कॉस्ट है। फाइनेंशियल कॉस्ट के अंदर इंटरेस्ट वगैरह आता है बेटा, इंटरेस्ट आ गया, ठीक है, डिविडेंड पेड आ गया, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर आ गया, ये सारी चीज़ आ गई। फिर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, तो कोई फिक्स असेट है उस पर डेप्रिसिएशन लग रहा है टेंजिबल असेट पे, और इनटेंजिबल असेट पे अमोर्टाइजेशन लगती है। अदर एक्सपेंसेस वो आ जाएंगे और टोटल कर देंगे तो टोटल एक्सपेंसेस यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ तो नहीं, यहाँ और यहाँ। अब टोटल रेवेन्यू आ गया, टोटल एक्सपेंस आ गया, तो रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बेटा, रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस कर दिया तो क्या आ गया आपका बेटा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अभी तक टैक्स नहीं लगा है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया, तो उसमें से टैक्स माइनस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा बेटा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। इस तरीके से आपका स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जो बच्चे भाई हमारे साथ इस तरह से डिटेल में और पढ़ना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे बैचेस के अंदर बाय डाउनलोडिंग Adda247 ऐप, या फिर आप आ सकते हैं Adda247.com पे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर CUT की प्रिपरेशन कर रहे हैं और CUT के साथ साथ आप 12th क्लास की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको बेटा यहाँ पे सफलता बैच दिख रहा है। और अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो कोई फ्रेश बैच और भी आ चुका होगा, ठीक है। तो वो सारी बातें छोड़ो, आपके लिए मैं एक बार दिखा देता हूँ। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपको CUT के लिए बहुत आगे जाना है, ठीक है, या फिर क्लास 12th में अच्छे से प्रिपेयर करना है, तो आप हमारे साथ जुड़िए। दिखा देता हूँ मैं आपको Adda247, आप वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको यहाँ पे ऑल कोर्सेज दिख रहा होगा। जैसे ऑल कोर्सेज पर क्लिक करेंगे, राइट हैंड पे आपको अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम दिखेगा, CUT दिखाई दे रहा है। ऑफ कोर्स आप कॉमर्स से होंगे तो कॉमर्स पे, बाकी अपने साइंस और आर्ट्स वाले भाइयों को भी बता देना, ठीक है। सफलता बैच बेटा, इसके अंदर आपको क्लास 12 की पूरी प्रिपरेशन कराई जा रही है, सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कराई जा रही है। और कौन कौन से सब्जेक्ट है वो मैं एक बार बता भी देता हूँ, ठीक है। अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, BST और मैथमेटिक्स, ठीक है। और बाकी यहाँ पर CUT के लिए भी कंप्लीट पैकेज है, यही कोर्स में कंप्लीट पैकेज है, जहाँ पर आपको बेटा तीनों सेक्शन CUT के लिए कराए जा रहे हैं, चाहे वो आपका लैंग्वेज हो,
ठीक है, लैंग्वेज जिसमें आप इंग्लिश हिंदी आपको मिलेगा, कॉमर्स के सारे डोमेन जो मैंने आपको 4 बताए, और साथ ही साथ जर्नल टेस्ट जो आपको बहुत ही हेल्प करता है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करने में। तो कंप्लीट यहाँ पे प्रिपरेशन होगी। ठीक, आपको जो भी अमाउंट दिख रहा है ये अभी रिड्यूस होगा, आपको कोड यूज़ करना Y550। ठीक, लेकिन इससे सही चीज़ क्या है बेटा वो मैं आपको बता देता हूँ। ये महापैक जिसमें आपको सफलता बैच तो मिल ही रहा है, यानी जो भी जब भी आप देख रहे हो तो जो अभी आपका प्रेजेंट बैच चल रहा है, फ्रेश बैच चल रहा है, वो तो आपको साथ साथ मिल रहा है। फ्यूचर में जितने भी बैचेस आने वाले हैं वो भी मिलेंगे बेटा, ठीक है, वो भी मिलेंगे, और साथ साथ आपको प्रिंटेड बुक्स मिल रही है, आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी, सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। और ये आप जो भी एक्स्ट्रा मनी पे कर रहे हैं 2-2.5 हज़ार रुपये, वो आपके लिए वर्थ इट होगी, क्योंकि बैचेस के अगर आप प्राइजेस देखोगे जो नॉर्मल सिंगल बैचेस होते हैं उनके प्राइजेस, तो आपको ऐसे ही बैचेस इतने ही अमाउंट के और बैचेस मिलने वाले हैं, वो भी आपको एक नॉमिनल प्राइस पे करने पर। ठीक है, तो आपको मैं दिखा देता हूँ कोड कैसे लगा करके आपको अपने इस जो ये अमाउंट दिख रहा है उसको कम करना है। ठीक, तो आपको यहाँ पे बाय नाउ पे दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करोगे, जो 9019 का अमाउंट दिख रहा है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो एंटर कूपन कोड क्या बेटा Y550। जैसे ही आप अप्लाई करोगे देखो ये 8799 हो गया। और बेटा ये आपकी जो इस बैच की वैलिडिटी है वो कहाँ तक चलेगी बेटा, आपके बोर्ड एग्जाम हो जाएंगे, फिर आपके CUET 2024 के एग्जाम जो 15 मई को से होने हैं वो भी हो जाएंगे, तब तक आपके साथ ये बैच रहेगा, आपको पूरा फायदा मिलता रहेगा। ठीक है, और इसी तरीके से भाई बहुत सारी चीज़ें जो आपको हेल्प कर रहेगी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ने पर। ठीक, जैसे यहाँ पर अगर आपने एग्जाम जो ड्रॉपर्स हैं जो पहले पढ़ चुके हैं तो वो क्या करें भाई, टेस्ट सीरीज हैं उनको जरूर करें, क्योंकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको जिताती है और कुछ नहीं। और जो बैचेस दिए जा रहे हैं वो इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि जिन बच्चों के कंसेप्ट वीक हैं पहले कंसेप्ट करने पड़ेंगे तभी वो क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो ई बुक्स हैं, टेस्ट सीरीज है, कोड याद रखना जरूरी है, इस कोड को लगाइए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो भाई क्या करें, इस सेशन को लाइक करना आपका कर्तव्य बनता है, लाइक करिए, और शेयर करना आपका महाकर्तव्य बनता है, और कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी, हेल्पफुल है तो भाई जरूर बताइए, कुछ इंप्रूव करना तो बताइए, और नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।